हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो वाइगोस की, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे ही नोट्स हैं जो मैंने पहले बनाए थे कभी अपनी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे ये नोट्स बनाने में एक चीज़ मैंने की है कि जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी, सबसे ये मिक्स नॉलेज नोट्स है। तो इसमें से अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो वाइगोस्की से आने वाले कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, ये मैं आराम से आपसे कह सकती हूँ। तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये नोट्स आप लें, पूरी की पूरी वीडियो देख ली तो। वाइगोस्की कल मैंने पियाजे का आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ऐसे ही मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कहा था कि सीडीपी के अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये वही टॉपिक है जिनको मैं आपके साथ कराती जा रही हूँ। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस भी लेती हूँ तो, और प्रीवियस ईयर भी दे रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपके जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को करिएगा। कल मैंने वन लाइनर के फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर भी दिया था, पियाजे का नोट्स भी शेयर किया था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लास्ट के 10 डेज में कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, टैग वर्ड्स भी बताने वाली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अंतिम दिनों में जो पढ़ाई होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत देखिए। वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो वाइगोस्की का मत था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो अपने सिद्धांत में बच्चों द्वारा वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर बल दिया, लेकिन जिसमें उन्होंने परिपक्वता को भी महत्वपूर्ण माना था। पियाजे ने, किसने? पियाजे ने। परंतु सामाजिक संदर्भ को, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को नहीं। तो अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि पियाजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्वपूर्ण नहीं माना। तो पहले तो यही हो गया। उसके बाद वाइगोस्की जो थे वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वाइगोस्की ने बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें किसको किसको महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक कारक, ठीक है, एवं भाषा को और संस्कृति को भी। तो सामाजिक कारक, भाषा और संस्कृति तीनों को ही महत्वपूर्ण माना है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आई होप कि आपको सभी को क्लियर दिखाई दे रहा हो। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियोज़ आपको मिल रही हैं वो आपको सही में, आप भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपको जानकारी तो हो गई होगी कि अगर जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रियल में ये वही नोट्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाते। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये हमारे नोट्स से तुम कितना लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें नोट्स जब बनाया था तब का है, बट अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो अभी नए सिरे से पूछी जा रही हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोस की बात करते हैं। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है, ये समझ में आ गया। सामाजिक कारक, भाषा और संस्कृति को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के, ये समझ में आ गया। बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि संस्कृति से उन्हें संगत सूचना या निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं, यानी जिस संस्कृति में रहते हैं उसकी बात की गई है। उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है, जिसमें कि बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, जिसमें बच्चों को, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, अपने वास्तविक के विकास के स्तर यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात जहां तक वे बिना किसी मदद के अपने आप कोई कार्य कर सकता है। एक होता है, अभी ये पढ़ लीजिए फिर बताते हैं, जितना बच्चा खुद से कर सकता है अगर उसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। एक वो लेवल होता है बच्चे का, अर्थात किसी उस
कर सकता है से अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर। ये वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है? जहाँ तक बच्चा बिना किसी सहयोग के उसकी इतनी क्षमता होती है कि वो यहाँ तक काम कर सकता है। ठीक है, अगर उसको कोई साथ में मदद मिल जाए, ठीक है, उनके संभाव्य विकास के स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है? अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। तो मतलब कि एक तो हो गया वास्तविक विकास का स्तर, जो बच्चा खुद से जितना कर सकता है, और अगर उसको कोई सहायता मिल जाए, किसी की सहायता मिल जाए, तो वो उससे ज़्यादा, जितना वो कर पा रहा था उससे ज़्यादा कितना कर सकता है, वो होता है उसका संभाव्य विकास का स्तर यानी संभावना। ठीक है, इन दोनों लेवल के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने क्या कहा? ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब मान लीजिए कि ये दो बच्चे हैं, एक ही क्लास के, एक ही उम्र के, और उन बच्चों ने अपने अपने हिसाब से वास्तविक विकास के स्तर से अपना अपना काम किया, और दोनों को एक ही इंसान की मदद दी जा रही है। ठीक है, तो क्या दोनों एक ही लेवल की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो उस काम को उतने अच्छे से एक बच्चा कर पाए, दूसरा बच्चा नहीं कर पाए। जैसे कि हम क्लास में ही होते हैं, तो हर बच्चे की अपना संभाव्य विकास वास्तविक विकास का स्तर होता है, और जिसके बाद वो किसी की अगर उनको सहायता, टीचर की सहायता भी मिलती है, तो कोई बच्चा उसको बहुत अच्छे से कर पाता है, कोई बच्चा थोड़ा ही सीख पाता है। तो ये होता है इनका। तो यहाँ पे इन दोनों लेवल के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने क्या कहा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब है, अभी मैं समझाऊंगी, पीछे मैंने डायग्राम पूरा बनाया हुआ, तो उसको आपको फिर से इसको क्लियर करूंगी। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। एक काम है जो बच्चा खुद से कर सकता है, और उससे ज़्यादा वो कितना कर सकता है, किसी की सहायता अगर मिल जाए तो वो कितना उस काम को ज़्यादा कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ZPD से तात्पर्य बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के परास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन वह अन्य व्यक्तियों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है। एक बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, अगर उसे मदद कर दी जाए तो वो कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके की आपको जो है, तो अगर कोई उससे ज़्यादा जानकार इंसान उसको सिखा देता है तो वो उस काम को कर पाता है, संभव हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ JPD क्या है? इससे यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्द ही अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि हम लोग बच्चों के जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब हम अगर उनकी सहायता करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं, जितना वो कर सकते थे उससे ज़्यादा वो कर सकते हैं। वाइगोस्की ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया किस तरीके से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। यानी जो वयस्क लोग होते हैं, जो ज़्यादा जानकार हैं, उनसे अगर वो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन करता है तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वो चीज़ क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। प्रायः यह रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण के प्रारूप में होता है। अगर रेसिप्रोकल टीचिंग हो रही है, पारस्परिक शिक्षण हो रहा है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण होगा, जिसमें शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक तथा बालक, बच्चा जो है, वो बारी बारी से किसी क्रिया को इस ढंग से करते हैं जिसमें शिक्षक बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। इसी चीज़ को वो क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर देंगे आपको। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरीके से पाड़ या पाइट प्रदान करते हैं। पाड़ या पाइट जो होता है एक मदद होती है जो कि अस्थायी होती है, मतलब स्थायी नहीं होती कि हम हमेशा तुम्हारी मदद की, एक अस्थायी होती है। जैसे कि अभी हम साइकिल चला रहा है बच्चा, तो मैंने उसको बैठा दिया, वो नहीं चला पा रहा है, उसको बैठा दिया, थोड़ी दूर तक उसको पकड़ के हम ले गए और उसके बाद उसको छोड़ दिया।
तो वो अपना बच्चा धीरे धीरे खुद से चलाने लगा। ये क्या है? यही है पाड़ या स्कैफोल्डिंग। ये बच्चे को पूरा साइकिल पे बैठा के उसको पूरा वो नहीं कर रहा है, धीरे धीरे सिखाते सिखाते उसको छोड़ दे रहा है ताकि वो खुद से अपना सीख सके, कर सके काम को। तो ये एक तरीके से अस्थायी मदद होता है। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के दौरान जो वयस्क होता है एक तरह से पाड़ या पाइट का प्रदान करते हैं, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिससे भी उनका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आई होप समझ गए होंगे। अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, तो कहीं जाइएगा मत, बिल्कुल पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर आप इधर उधर देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को और इस वीडियो को आपने देख लिया तो एक टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ये मैं कंफर्म रूप से कह सकती हूँ। कोई वाइगोस्की अगर का कोई भी टॉपिक यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। तो पाड़ या पाइट स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इससे तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिससे बच्चे नए कार्यों को करते समय या नए प्रकार का चिंतन करते समय उनका उपयोग करते हैं। जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग को एक महत्वपूर्ण साधन संवाद या जेडपीडी का एक महत्वपूर्ण साधन जो होता है संवाद या वार्तालाप होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा, संवाद या वार्तालाप जो है वो स्कैफोल्डिंग का, जेडपीडी में जो स्कैफोल्डिंग होती है यानी बात के द्वारा बच्चों को वार्तालाप के द्वारा भी एक मदद की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण साधन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध, असंगठित, ये शब्द आप समझते होंगे, सिस्टमैटिक नहीं है कोई भी चीज़, तथा स्वतः प्रवर्तित कॉन्सेप्ट होते हैं, अपने से जो उनके बनाए कॉन्सेप्ट होते हैं। जब ऐसे बच्चों का संवाद, जब वो ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनका अपना ही एक असिस्टमैटिक, अक्रमबद्ध, सिस्टमैटिक नहीं है उनका कोई भी विचार जो है, वो ऐसे बच्चों का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है तो उनका कॉन्सेप्ट जो होता है क्रमबद्ध हो जाता है, तार्किक हो जाता है, तर्क संगत कॉन्सेप्ट में बदल जाता है। मान लीजिए कोई प्लेयर, बच्चा खेल रहा है, अपने से सीख रहा है कि वो क्रिकेट खेलना जानता है, बॉलिंग करना जानता है, लेकिन अगर उसको एक अच्छा प्रॉपर कोच मिल जाए तो वो जितना जानता है उससे ज़्यादा अच्छा वो कर पाएगा। तो उसकी जो ट्रेनिंग, अगर उसको ट्रेनिंग करा दी जाए उसी चीज़ की, उसको बॉलिंग, उसके हाथ से ऑटोमेटिक बॉलिंग होती है, लेकिन अगर उसको बॉलिंग का कोच मिल जाए तो और अच्छा कर पाएगा। तो यही चीज़ है कि उससे अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों का जब उसको साथ मिलता है तो उनका कॉन्सेप्ट जो होता है क्रमबद्ध, तार्किक तथा तर्क संगत प्रत्यय में बदल जाता है। इन्होंने बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। तो अगर वाइगोस्की के बारे में पूछा जाए तो वाइगोस्की ने बच्चों की जो भाषा है और उनका जो चिंतन है उसको भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अभी इकट्ठा करके रखी हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। बच्चों के द्वारा सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। इसे हम इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या निजी संभाषण कहते हैं, ठीक है। तो आत्मनियमन होता है ना, आत्मनियमन रेगुलेशन, उसके लिए अगर बात करें तो प्राइवेट स्पीच यानी आंतरिक संचार को, जिसके द्वारा बच्चा जो होता है स्वयं को निर्देशित करता है। पियाजे के लिए प्राइवेट स्पीच क्या है? एक अपरिपक्व एवं आत्मकेंद्रित होता है, जबकि वाइगोस्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन बतलाया। ये है इनके दोनों के विचारों में जो डिफरेंस है उसको दिखा रहा है कि पियाजे जो है वो प्राइवेट स्पीच को अपरिपक्व और आत्मकेंद्रित होता है उनके हिसाब से, जबकि वाइगोस्की ने इसे जो आरंभिक बाल्यावस्था है उसमें चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है, ठीक है। निजी संभाषण करने वाले बच्चे सामाजिक रूप से अधिक दक्ष होते हैं, ऐसा कहना किसका है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। जो निजी संभाषण करते हैं, प्राइवेट स्पीच वाले जो बच्चे होते हैं, जो अपने मन में ही कुछ बातें करते रहते हैं, वो क्या होते हैं? सामाजिक रूप से अधिक दक्ष होते हैं। शैक्षिक आशय बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा।
समझिएगा, इसमें ये ज़्यादा नहीं है, एक ही पेज है, उसके बाद हम ब्रूनर के लिए आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद मैं कुछ पॉइंट लिखी हूँ जिसको आपको देखना है। शैक्षिक आशय शिक्षण एवं अधिगम के सामाजिक संदर्भ तथा सहयोग का महत्व। शैक्षिक आशय क्या है? शिक्षण और अधिगम के सामाजिक संदर्भ का महत्व है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया गया है। सक्रिय सहभागिता के लिए पर्याप्त अवसर देना। सहायता प्राप्त खोज, यानी साथी संगी का सहयोग मिल जाए, अगर किसी का सहयोग मिल जाए तो वो और अच्छा कर सकते हैं। पारस्परिक शिक्षण पर बल दिया गया है। इस विधि का उद्देश्य पठन बोध की क्षमता को उन्नत बनाना, जिसमें एक टीचर या 2 से 3 स्टूडेंट आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं और किसी के बारे में वार्तालाप करते, जिससे प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना तथा पूर्वानुमान लगाना पर बल डाला जाता है। और यहाँ पे सहयोगी अधिगम को भी बल डाला गया है। इसके बाद जो मुझे समझाना था वो चीज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। तो अगर ये देखें, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले जो 3 मुख्य कारक हैं वो है सामाजिक अंतःक्रिया, जिसमें कि अपने सहकर्मी के साथ अंतःक्रिया करता है, परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है, और संस्कृति और भाषा। तो ये ऑप्शन अगर दिए गए हैं और इसमें से एक खोजना हो कि जो नहीं है, तो आप इनको याद रखिएगा कि ये वाइगोस्की ने इन 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ZPD यानी स्कैफोल्डिंग क्या होता है? पार्ट एक अस्थायी मदद है, ठीक है, याद रखिएगा। MKO ये मैं बताती हूँ, शिक्षक जो आपसे ज़्यादा, जो बच्चे से ज़्यादा जानकार लोग हैं ना, उनकी मदद। MKO मोर नॉलेज अदर, जो और ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं उनकी जब मदद मिलती है तो उसी को बोलते हैं MKO। और अब यहाँ पे एक चीज़, ये इसको देख लीजिएगा, ये बहुत एक शॉर्ट है, एक तरीके से इसका निचोड़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचनावादी, ठीक है। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। वाइगोस्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है, ठीक है। ZPD क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये एक आपका जितना पढ़ा है ना उसका सारांश है। ZPD से तात्पर्य क्या है? बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के परास यानी रेंज से होता है जिसे बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन उस अन्य किसी कुशल व्यक्ति जो उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, करने वालों की मदद अगर उसको मिल जाए तो उसे वो कर सकता है। एक काम था जो वो नहीं कर पा रहा था और किसी की मदद मिल गई तो वो उस काम को कर ले रहा है। तो देखिए, कैन डू इंडिपेंडेंटली, एक काम है जो वो कर सकता है और एक काम है जो वो नहीं कर सकता है। ये कितना कर सकता है, इतना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसको कैन डू इफ़ गाइडेड, ये जो रेंज है, ये बीच का जो भाग है, ये इस भाग को तभी पार कर सकता है जब उसको किसी की मदद मिले, ठीक है। तो ये चीज़ है ZPD, उस काम को भी वो कर जाता है जिसको वो नहीं कर पा रहा था, यही है ZPD। निकटवर्ती, जितना उसका संभाव्य विकास था उससे भी वो ज़्यादा कर पाता है, यही है ZPD यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग क्या है? टेम्पोररी हेल्प, अस्थायी मदद गिवन बाय द टीचर, फ्रेंड और फैमिली। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी सहायता वो ले रहा है, ठीक है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ की, उससे वो सहायता ले रहा है MKO। ये सोवियत रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। इनके अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक है: सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। बच्चों को उत्तम परंतु अक्रमबद्ध स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट होते हैं। जब ऐसे बच्चों को संवाद अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है तो उनका कॉन्सेप्ट एक क्रमबद्ध लॉजिकल कॉन्सेप्ट में बदल जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की ने भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण बताया है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई? तो सामाजिक था, सांस्कृतिक था, भाषाई था ही, तो यहाँ पे ऑप्शन
जैविक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। हम आगे बहुत ऐसी जो इम्पोर्टेंट CDP में टॉपिक्स हैं उनको लेकर आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।